चाल है सब दोस्तों की? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। जिस तरह से व्यवस्था कोरोना वायरस के हवाले से हमारी बात हो रही है, पिछले एपिसोड में हमने शरई नुक्ता नज़र के हवाले से जानने की कोशिश की। इन दिस एपिसोड हमारे साथ मौजूद है मुल्क के माहिर नाज डॉक्टर मोहतरम जनाब नासिर हमदानी साहब। सब आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मेडिकल एक्सपेक्ट क्या है, जो रूमर्स फैल रहे हैं उसमें किस हद तक सच्चाई है, हम इसमें एहतियाती तदाबीर कैसे कर सकते हैं, कोरोना क्या है, बहुत सारे सवाल जितने भी आपके हैं वो आज हम डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे नाज़रीन को बताइए कि कोरोना वायरस बेसिकली है क्या, कैसे ये शुरू हुआ और ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है लोगों को। बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है। ये 1960 में पहली दफ़ा पहला वायरस आइडेंटिफाई हुआ जो रूटीन में जो वायरसेस इन्फेक्शन कर रहे थे गले के या रेस्पिरेटरी ट्रैक के यानी छाती के, उनसे मुख्तलिफ था। फिर इस पे जब रिसर्च हुई तो उन्होंने इसको कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया और एक नई फैमिली वजूद में आई। तो अब तक इसकी 3 जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड। तो इसमें जो मारूफ इन्फेक्शन अब तक आए हैं वो 3 आए हैं। 2003 में एक चाइना के अंदर वबा फैली थी जिसे सार्स कहते हैं, वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की यानी छाती की इन्फेक्शन की शक्ल में थी। फिर मिडिल ईस्ट में पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि मर्स के नाम से, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से एक फैली है, वो भी कोरोना वायरस की एक शक्ल थी। और अब चाइना से दोबारा एक नया इसका स्ट्रेन या एक नई शक्ल फैली है जो इस वक्त आलमी वबा यानी पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो ये वाली जो वायरस है ये थर्ड जनरेशन की कोरोना वायरस है। तो डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस किस तरह से इसका जब असर होता है तो किस तरह से इसकी इब्तदा होती है, क्या अलामत ज़ाहिर होती हैं और इंसान को कैसा फील होना शुरू होता है? बुनियादी तौर पे जो कोरोना वायरसेस है ना, ये सारी हमारी छाती का जितना भी निज़ाम, सांस का जितना निज़ाम है उसको मुतासिर करती हैं। सांस के निज़ाम को हम 2 तरह तकसीम करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी आप सादा यूँ समझें कि गला और इससे ऊपर सांस का जितना ये नाक है, गला है, मुंह है, इसके अंदर का इन्फेक्शन। और लोअर हमारा जो फेफड़ों के निज़ाम का इन्फेक्शन है वो होता है। तो पहले वाली जितनी वायरसेस थी उनके अंदर भी मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी के साइन थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हुई है। ये जो अब वाली है ना कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, तो ये बेसिकली असल में ये लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी ये नमूनिया और खुश्क खांसी ज़्यादा करती है और बाकी जो अलामात होती हैं फ्लू की या गले के इन्फेक्शन की या गले की कंजेशन की, वो इसमें कम है रिलेटिवली। ज़्यादा ये छाती के निचले हिस्से के अंदर इन्फेक्शन काज करती है। तो डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि ये खुश्क खांसी और सांस की बीमारी का ज़्यादा मूजिब बनती है। तो आजकल जैसा मौसम भी है और ये ख़ास तौर पे मौसमी फ्लू भी होता है, आजकल बहुत से लोगों को खांसी हो रही है तो लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं कि पता नहीं शायद ये वही है। तो इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये खांसी जो है ये कोरोना वायरस की वजह से है और ये आम जो सीजनल या मौसमी है? सादा सा फ़र्क ये है कि अगर फ्लू से शुरू हुआ है, ज़ुकाम ज़्यादा डोमिनेटिंग सिम्पटम है या अलामत है, और पतला ज़ुकाम है या गाढ़ा ज़ुकाम है किसी तरह का भी है, नाक बंद है, गले के अंदर दर्द है और गले के अंदर निगलते हुए, खाते हुए तकलीफ़ हो रही है, उसके साथ बुखार है, तो ये मोस्टली हमारा मौसमी जो पहले से मौजूद वायरसेस या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं। अगर सिर्फ़ इस तरह अलामत शुरू हुई है कि जिस्म के अंदर हल्का-फुल्का दर्द हुआ, फिर एकदम बुखार हो गया, फिर खुश्क खाँसी शुरू हो गई और उसके साथ आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द की कैफ़ियत है, थकावट की कैफ़ियत है, लेकिन उसमें फ़्लू डोमिनेट नहीं कर रहा, नज़ला बहुत बड़ा सिम्पटम नहीं है शुरू के अंदर, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से हो, और काज़ेज़ की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इस पेशेंट के अंदर इस तरह की अलामतें कोरोना की वजह से हैं। अच्छा, अगर एक इंसान को खुश्क खांसी शुरू हो गई है तो आफ्टर दैट ये कितनी देर बाद उसको आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये वाकई कोरोना है और ज़्यादा अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, उसको ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाए? देखें, अभी तक इसके अंदर बड़ी वेरिएबिलिटी है, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो रिसर्च है वो हो रही है, हम किसी हतमी बात के ऊपर नहीं पहुँचे। तो इसमें सडन ऑनसेट अगर फ़ीवर है ना, वो बिल्कुल शुरू में पहले दूसरे दिन ही फ़ीवर आ जाता है, खुश्क खांसी आ जाती है। यहाँ तक अगर अलामतें हैं, थकावट है, बुखार है, फ़ीवर है, खुश्क खांसी है, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर घर के अंदर जो रूटीन की दवाइयाँ हैं बुखार के लिए वो इस्तेमाल कर लें, खांसी का सिरप ले लें, और साथ ही ये है कि अगर आपके ख़ानदान में या फैमिली के अंदर कोई फैमिली डॉक्टर है तो आप उससे टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट कर लें पहले, फिर अगर वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं तो आप चले जाएँ। इसके लिए परेशान होकर इस लेवल तक जो बीमारी है ना, सिर्फ़ खांसी और बुखार की हद तक परेशान होकर सीधा अस्पताल में या कोरोना के वार्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने लेवल पर, फैमिली लेवल पर, फैमिली डॉक्टर के लेवल पर इसको डील करें। हाँ, अगर किसी को इसके साथ साँस लेने में दुश्वारी है,
और छाती में बहुत शदीद दर्द है और बुखार है और खांसी है, तो उस मरीज़ को फिर एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू 1122 को कॉल करके उनके ज़रिए, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करने की ट्रेनिंग है इन इमरजेंसीज़ के अंदर और उनको पता है कि कहाँ लेकर जाना है, वो फिर जाएँ ऐसी जगह पे जहाँ उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है। तो वहाँ फिर उनके जो टेस्ट डॉक्टर अगर सजेस्ट करेंगे तो उनको होना तो डॉक्टर चाहिए। साहब, आपने बताया कि इसकी इब्तदा तो खुश खांसी और सांस की बीमारी से हो सकती है, तो इसकी ख़तरनाक स्टेज कहाँ पे हो सकती है कि जहाँ पे मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए और हालात बहुत ज़्यादा जो है ना वो नासाज हो जाए? बेसिकली सबसे ख़तरनाक इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो अभी तक तो नमूनिया है, और नमूनिया की यानी शक्ल इस तरह की होती है कि रेस्पिरेटरी फेल्योर में मरीज़ चला जाता है, उसके सांस लेने का सारा निज़ाम काम करना छोड़ देता है। जब वो ख़त्म होता है फिर ऑक्सीजन पूरी नहीं होती और फिर उसके असरात की वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की इसकी अच्छा, क्या ये कैफियत है। ज़रूरी है कि जिसको भी कोरोना का अटैक हो तो उसको ये नमूनिया और फिर ये सांस का मसला इस हद तक हो जाए कि नहीं, उसको वेंटिलेटर तक जाना पड़े? 80% लोग जिनको कोरोना का इन्फेक्शन होगा वो इतना माइल्ड होता है कि या तो उन्हें पता ही नहीं चलता या उन्हें हल्का-फुल्का जो बुखार या थोड़ी बहुत अलामात आती हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। 80% लोगों में ये होता है। जो 20% हैं उनके अंदर ये जो नमूनिया की अलामात शुरू होती हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत सारों के अंदर माइल्ड अलामात होती हैं। सिर्फ़ चंद फ़ीसद 6% के करीब लोग 5-6% के ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है या अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और इसकी जो बहुत बड़ी एक बेहतर बात है जो यानी परेशानी को ख़त्म करती है, वो ये है कि इसका डेथ रेट बड़ा कम है। केस फर्टिलिटी रेट हम उसको कहते हैं कि अगर 100 केसेज़ हुए हैं किसी बीमारी के तो उनमें से कितने ऐसे थे जिनकी वफ़ात हो गई उस बीमारी की वजह से, किसी और काज़ की वजह से नहीं। तो इसका केस फर्टिलिटी रेट जो अब तक कैलकुलेट हुआ है वो हॉस्पिटलाइज़्ड लोगों पे हुआ है, उन पे नहीं हुआ जो मुआशरे में थे बीमारी के, जो अस्पताल में है, वो भी सिर्फ़ 3% है। जो अस्पताल में मरीज़ आ रहे हैं उनमें से 3% की अमवात हुई हैं, तो सही। 3% है। कहीं ज़्यादा इससे सार्स का था और कहीं ज़्यादा इससे मर्स का था, जो पहले गुज़री हैं, और आम बहुत सारी बीमारियाँ जिनका केस फर्टिलिटी रेट इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें ख़तरे वाली बात ये है कि फैलती बड़ी तेज़ी के साथ है। तो इसलिए इसका जो फैलाव है ये बाकी सारी बीमारियों से मुख्तलिफ है। ये बहुत तेज़ी से फैलती है और बहुत जल्दी ये मुल्कों को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेती है। डॉक्टर साहब, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ये वायरस फैल चुका है और लोग बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट हो रहे हैं इससे, सो इंडिविजुअली और सोशली हम किस तरह एक सेहतमंद माशरे को और सेहतमंद इंसान को इससे बचा सकते हैं, या उसको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा मय्यर इनफरादी तौर पे और इज्तमाही तौर पे वो सोशल आइसोलेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है। वो ये है कि आप किसी भी इमरजेंसी के अलावा अपने घर से बाहर ना निकलें, और हुकूमत ने इसका बंदोबस्त भी किया है, छुट्टियां दे दी गई हैं लोगों को, बच्चों के स्कूल भी बंद हैं, दफातर भी बंद हैं, इसेंशियल अमले के अलावा नहीं बुलाया जा रहा है। तो अब जब हुकूमत आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्वायरमेंट दे रही है, तो बाकी जो हमारी गैर ज़रूरी मूवमेंट है वो तो हम अपनी वजह से कर रहे हैं कि दोस्तों के साथ बर्गर खाने अभी तक हम जा रहे हैं और बाहर बाज़ारों में हम उसी तरह निकल रहे हैं, उसको हम सीरियस नहीं ले। रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं हमारे अभी तक, रोडों के ऊपर आप निकलें तो 19-20 का फ़र्क है रश के अंदर। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अपने घरों के अंदर महदूद कर दें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। दूसरी बात, घरों के अंदर भी और मुआशरे में भी जहाँ आप ज़रूरी काम के लिए गए हैं, लोगों से कम अज़ कम 1 मीटर का फ़ासला रखें, 3 फुट से ज़्यादा फ़ासला रखें और इस बीमारी के फैलाव को समझें। ये बेसिकली फैलती है डायरेक्ट कंटैक्ट के साथ और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के साथ। डायरेक्ट कंटैक्ट ये है कि वायरस, जब किसी बंदे को वायरस है, वो सांस लेता है, वो छींकता है या वो खांसता है, तो वो लुआब के छोटे-छोटे ज़र्रात के अंदर वायरस बाहर निकलती है, और उसके बाद अगर सामने वाला बंदा 3 फुट के अंदर उसके करीब है, तो उसके चेहरे पे लग जाएगी, उसके मुँह पे लगेगी, उसके नाक के अंदर चली जाएगी, आँखों में चली जाएगी, उसके हाथों पे लग जाएगी। अब या तो वो डायरेक्ट अगर चेहरे पे लगी है तो वहाँ से इन्फेक्शन हो जाएगा, या हाथों पे लगी, वो हाथ लगाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। सामने की सर्फेसेस पे लग जाएगी, टेबल है, कोई किताब पड़ी थी, कोई पेन शेयर कर लिया, कोई आपने मोबाइल फ़ोन आपस में शेयर कर लिया, एक हैंडल है, इन्फेक्टेड बंदे ने उसको पकड़ा, दरवाज़ा खुला, दूसरा है उसने उस दरवाजे को हाथ लगा लिया, तो ये डायरेक्ट कंटैक्ट है जिसके साथ फैलती है। तो इससे बचाव का एक ही तरीका है कि जब भी आप पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग करें। दूसरी बात है कि अगर आपको खांसी आती है या छींक आती है, तो आप खांसी करते हुए या छींक करते हुए इस तरह कोहनी को बेंट करके अपने चेहरे के बिल्कुल सामने ले आएँ, ताकि वो ज़रात दूर ना जाएँ, आपकी कोहनी को लग जाएँ, दूसरे बंदे को या दूसरी की सरफेस को। अगर आपने टिश्यू को लिया है,
और उसको अपने सामने लाए हैं मुंह के, तो उस टिश्यू को खुद अच्छी तरह डिस्पोज ऑफ करें, ताकि कोई और बंदा उस टिश्यू को उठा के फेंकने के लिए भी ना जाए डस्टबिन के अंदर, खुद आप उसको डिस्पोज ऑफ करें। और जो सर्फसेज आपके सामने हैं इनको फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहें। और बड़ा सिंपल है, जो हमारे आम रूटीन के क्लीनर हैं, सरफेस क्लीनर मार्केट के, वो भी इफेक्टिव हैं। अगर नहीं है तो आप ब्लीच ले लें, ब्लीचिंग पाउडर 5 से 6 चम्मच उसके एक गैलन पानी के अंदर डालें और अपनी रूटीन की सर्फेसेस को उसके साथ धोते रहें, फर्श को धोएं और जो भी डॉक्टर चीज़ें साहब, उनको आपके साफ सामने करते किसी रहें। बंदे ने खांसा है और आपने मास्क पहना हुआ है, तो इसमें किस हद तक आपका बचाव मुमकिन है? देखिए, और मास्क मास्क भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं, उसमें से कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव नहीं है? मास्क के हवाले से एक बात को समझें कि मास्क बीमार बंदे के लिए रिकमेंडेड है, या उस बीमार बंदे की खिदमत पे मामूर या केयर टेकर जो भी होगा, बेशक वो डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है या घर का कोई बंदा है, उनके लिए है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसका फ़ायदा जनरल पब्लिक को मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक होने की ज़रूरत है। मास्क अगर मरीज़ को पहनाएंगे तो जब वो कफ़ करेगा, वो ब्रीद करेगा, सांस लेगा या वो छींकेगा, तो वो जो ज़रात आगे जाने हैं उनको बैरियर के तौर पर रोक देगा। ये मास्क का फ़ायदा है। इसी तरह जो बंदा उस मरीज़ की खिदमत कर रहा है, उसके साथ है अस्पताल के अंदर या उसका इलाज मुआवजा कर रहा है, उसके लिए मास्क की अफादियत है। तो उसके लिए तो और डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने जो कहा आंखों से भी हो जाता है, हाथों से भी, तो उसको फिर ग्लव्स भी और इस तरह के जो लेकिन एनेक्स हाँ, होती हैं, जो गॉगल्स होते हैं, जो मैं वही बात बता रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ी, इन सब लोगों के लिए भी जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है वो ये है कि बार बार अपने हाथों को साबुन के साथ और पानी के साथ धोएं। और कोई भी साबुन जो आपके घर में है वो 20 सेकंड तक अपने हाथों को लगाएं, आगे की सरफेस, पीछे की, उंगलियों के बीच की, और ये नाखून जो हैं इनके अंदर की। और अगर नाखून छोटे रखें ताकि इनके अंदर कोई चीज़ फंसे ना, तो ये एक बड़ी एहतियात है कि बार बार हाथ धोएं। हर काम से पहले किसी चीज़ को आपने टच करना है, खाना बनाना है, या आपने कोई काम कर लिया उसके फ़ौरन बाद, खाना खा लिया है, वॉशरूम हो के आए हैं, कोई सफाई की है, कोई भी ऐसा अमल किया है, तो उसके फ़ौरन बाद आप साबुन के साथ बार बार हाथ धोएं। ये बहुत बड़ी एक मैयर है जो आप खुद इवन उसके करीब होते हुए भी कर सकते हैं। अब जो मास्क हैं, जो आम मास्क है, ये रूटीन में पेशेंट वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन हेल्थ केयर सेटिंग में जो कि इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है, तो जो वहाँ पे डॉक्टर हैं उनके लिए फिर रिकमेंडेशन मुख्तलिफ हैं। उनके लिए एप्रन है, उनके लिए गॉगल्स हैं जो आप अभी बता रहे थे, ग्लव्स हैं, और स्पेशल रेस्पिरेटर मास्क हैं, N95 हम उसे कहते हैं। तो वो एक एडवांस लेवल है केयर का। डॉक्टर वो साहब, हम जो लोग जो कपड़े के मास्क पहन के फिर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हमारी सोशल सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा है, लेकिन इनका मेडिकल बेनिफिट इस तरह नहीं है कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो मास्क पहन के फिर रहे हैं, आप बाहर गली में वॉक कर रहे हैं तो फिर रहे हैं। अगर आपने किसी से मिलना है और आपको खतरा है कि उसको इन्फेक्शन है, तो उस सूरत में वैसे तो उससे दूर रहें, वहाँ मतलब शायद ये वो वायरस मास्क आपको खाने फ़ायदा पीने दे। की चीज़ों में किस हद तक मुंतकिल हो सकता है? और आमतौर पे जो आम चीज़ें बाहर हमें बाज़ारों में खाने पीने के लिए मिल रही हैं, जो खुली होती हैं, तो उनसे भी एहतियात करनी करें इन दिनों में? देखें, जो चीज़ें हम कहते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ कॉमन यूज़, कोई भी चीज़ है जिसमें शेयरिंग हो रही है, ऐसे बंदे के साथ जो मरीज़ है, वो इसमें मना है। वैसे तो दीनी तौर पर हम कहते हैं कि शेयर करें, लेकिन इस बीमारी में हम ये समझते हैं कि आपके बर्तन, आपके जो कप हैं मरीज़ों के, या उन लोगों के जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है स्पेसिफिक बाहर की इन दिनों के अंदर, या जिनकी कंटेक्ट हिस्ट्री है किसी मरीज़ के साथ, उनके घर में मरीज़ है, उनकी फैमिली में है, या उनके दफ्तर में जहाँ वो काम करते हैं वहाँ कोई मरीज़ ऐसा निकला है, तो उनकी जो कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें वो तो अलग ये करनी वायरस चाहिए। फ़ज़ा में किस हद तक ये असरअंदाज हो सकता है? कि जैसे आम खुली चीज़ें हैं बाहर बाज़ार पे, तो फॉर एग्जांपल एक जगह पर वायरस फैला हुआ है, तो ये मुमकिन है कि वो फ़ज़ा से फैलता हुआ उधर बाहरी चीज़ें हैं उनके ऊपर पड़ जाए और वहाँ से कोई चीज़ बंदा खाए और उसमें मुंतकिल हो जाए? नहीं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन इसे हम कहते हैं। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इसकी अभी डॉक्यूमेंट हुई है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि एक स्पेस से दूसरे, क्लोज जगह शेयर की गई, वहाँ मरीज़ भी था और उस जगह पे और लोग हेल्दी भी थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी ठीक बात है। है कि आप दूर रहें। क्लोज स्पेस शेयर की तो वहाँ से एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है। और एक और इसमें जो बात टेक्निकली कुछ ख़तरनाक है, लेकिन अभी वो बड़ा रूट नहीं है ट्रांसमिशन का, वो ये है कि ये बंदे के स्टूल में भी पास होता है वायरस। और ये पोलियो वायरस, टाइफाइड वायरस, इस तरह टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, पोलियो का वायरस है, उन्हीं की तरह ये फीको ओरल रूट से, अभी इसकी ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उस रूट से इसकी एक्सक्रीशन की उसमें निकलता है, ये फिर तो डॉक्यूमेंट इसके हो आफ्टर गई इफेक्ट है। बहुत देर तक रहेंगे अगर ये चीज़ हो। लेकिन उस रूट से ना अभी ट्रांसमिशन के केसेस नहीं डॉक्यूमेंट ठीक है। हुए, लेकिन हमें उसकी भी केयर उसी तरह करनी पड़ेगी।
और उसकी केयर हैंड वॉश ही है सही। और कुछ नहीं है कि आप जब भी वॉशरूम गए हैं, बच्चे का पैम्पर उतारा है, कुछ ऐसा काम किया है, तो उसके बाद सफाई जो हमारा निस्फ ईमान भी है, सही। अच्छी तरह साबुन और पानी के साथ हाथ धोएं। तो डॉक्टर साहब, ये वायरस अभी तो चाइना से शुरू हुआ, कोविड-19 जो है, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हालिया, उसमें चाइना ने बहुत हद तक जो है इसके ऊपर काबू पा लिया और नंबर बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन हम इटली में देखते हैं तो इटली में नंबर बहुत तेज़ी से वो ये कहते हैं कि जादुई अंदाज़ में फैले हैं और वहाँ पर अभी अमवात की तादाद चाइना से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो चाइना ने क्या तदाबीर इख्तियार की और उसने इसके ऊपर काबू पाया, और इटली ने कहाँ पर इसके अंदर नक़्स किया और कहाँ पर उसने बेहतियाती की और वो इस हद तक पहुँच गया? बेसिकली जो पब्लिक हेल्थ रिस्पांस है ना, वो दोनों मुल्कों का बड़ा डिफरेंट है। चाइना ने पहले दिन से ही वुहान को आइसोलेट कर दिया, अपने ही मुख्तलिफ इलाकों से, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया, किसी को अंदर नहीं। फिर विद इन सिटी उन्होंने लोगों को आइसोलेट कर दिया और जिस बंदे में अलामात थी, उसको उन्होंने फ़ौरन उसकी स्क्रीनिंग की, उसे सीरियस लिया और जो इंटरनेशनल मेजर्स थी किसी भी वबाई मर्ज़ के कंट्रोल के लिए उन्होंने ली और फिर उनकी आवाम के अंदर भी एक सेंसिटाइजेशन आई, आवाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। जो बाकी मुल्क हैं वो रियलाइज़ नहीं कर सके इनिशियली कि ये कितनी बड़ी वबा हमारे पास आ रही है, तो वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे और उनकी आवाम प्रिपेयर नहीं थी। तो ये उसी तरह सोशल गैदरिंग्स वहाँ पे होती रहीं, जो रूटीन की एक्टिविटीज़ थी वो चलती रहीं। हुकूमत से बाहर एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग कर रही है, सी पोर्ट्स के ऊपर कर रही है, या जो रूट हैं एंट्री के मुख्तलिफ उनके ऊपर कर रही है। तो वहाँ से वो मुतमिन थे, लेकिन जो अंदर कम्युनिटी स्प्रेड था वो शुरू हो चुका था, इंटरनली उसको नहीं देख सके। तो यही काम हमारे साथ भी है। हमने एयर ट्रैवल के ऊपर बहुत फोकस कर लिया, लेकिन हम वो जो रूट हमारा था बहुत बड़ा ज़ायरीन का वहाँ से आने वाला, उसको शुरू में हम सोच भी नहीं सके कि ये भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ी सी यानी उस तरह मैनेजमेंट नहीं हो सकी, वहाँ से वो कम्युनिटी में है और अब हमारा कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। ये सबसे ख़तरनाक है। बाहर से आने वाले मरीज़ जब तक आ रहे थे वो इतना ख़तरा नहीं था, हम उनको आइसोलेट कर सकते थे, हम उनको हमें पता था कि कितने लोग बाहर से आए हैं। जब वो कम्युनिटी में स्प्रेड कर रहे हैं ना, ये लेवल ऐसा है कि अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आइसोलेशन की और हाथ बार बार धोने की और एक दूसरे से दूर रहने की, जो सोशल डिस्टेंसिंग की मेजर्स मैंने आपको बताई हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त क्या जा रही है, क्योंकि हमें पिछले 3 से 4 दिनों में ये जो नंबर है केसेस का, ये बहुत तेज़ी से जो है ना वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। सो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है अभी, और आगे फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, इसमें जितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी इस वायरस या इस वबा को कंट्रोल करने में हुकूमत की है, उससे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी अफराद की है और कौम की है। अभी तक हुकूमत ने तो जो उनके यानी लेवल की चीज़ें थी बहुत सारी की हैं, बहुत सारी अभी वो प्लान कर रहे हैं, नहीं भी कर सके, कुछ सुस्तियाँ वहाँ भी हैं। लेकिन अवाम के लेवल पर अभी हमें वो तैयारी ज़हनी तौर पर नज़र नहीं आती कि उन्होंने इसे सीरियस लिया हो। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे मजाक बनाने से भी काम ख़राब हो रहा है ना। बेसिकली इसे सीरियस लेना चाहिए। जो इक़दामात आपको तिब्बी माहिरीन बता रहे हैं, जो इक़दामात आपको हुकूमत की तरफ से बताए जा रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और अपने ज़ाती लेवल के ऊपर उनके ऊपर अमल करना, ये तो आवाम की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसमें अभी हमारी आवाम उतनी कामयाब नहीं है। इसी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रही है हमारे पास ना। अब ये हमारा इंटरनल एक मसला बन गया कि हमारे मुआशरे में ये बीमारी फैल गई है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। ये ख़तरनाक सिचुएशन है। और इसकी आपके अंदाजे के मुताबिक ये नंबर कहाँ तक जा सकते हैं? देखें, ये तो बड़ी सिंपल बात है। वो कहते हैं कि जो कंटैक्ट है ना, ट्रेस किया, अभी तक जो एपिडेमिक उन्होंने समझा है या जिसके ऊपर रिसर्च हुई है, वो ये है कि अगर किसी भी कम्युनिटी में 4 केसेस दाखिल हो जाएं, वहाँ एपिडेमिक बनती है। तो वो केसेस चंद दिनों में, अगर वहाँ हम वो आइसोलेशन नहीं करेंगे, डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो एक बंदा 3500 केस जनरेट करने की सलाहियत रखता है। ये तो ऐसे बढ़ता जाता है रिएक्शन। एक बंदा 3500 केस जनरेट करने की सलाहियत रखता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस न की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना ख़ुसूसी वक्त इनायत फरमाने के लिए। नाज़रीन किराम, डॉक्टर साहब की आपने हिदायत सुनी, आप इनके ऊपर अमल करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए